आपने फिर साबित कर दिया कि आजमगढ़ नेताजी की सरजमी है, नेताजी की सरजमी रहेगी मेरे साथियों। 22 का चुनाव, उपचुनाव एक्सीडेंटल जीत जरूर हुई बीजेपी की। हम भाइयों में थोड़ा मतभेद हो गया, हमारे जमाली साहब सामने आ गए, भाई ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, थोड़े वोट से हार गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय जमाली साहब को ज्वाइन कराया और आदरणीय जमाली साहब को जिन्होंने आना कबूल किया हमारी पार्टी में। उसके बाद तो फिर कोई चुनाव ही नहीं रह गया। जहां आजमगढ़ के मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे हमको जज्बाती रिश्ते चलाने हैं, वहीं मैं जानता हूं कि आजमगढ़ की सरजमी मामूली सरजमी नहीं है। देश के सामने जब कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती आई, चाहे देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई चल रही हो, या समाजवादियों के सामने जब कभी चुनौती आई, तो आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को हमेशा झंडा को बुलंद करने का काम किया, कभी आजमगढ़ के लोगों ने पीठ दिखाने का काम। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, जहां इस क्षेत्र से चुनाव तो आदरणीय दरोगा जी को और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, वहीं आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका प्रतिनिधि बन के जब जाऊंगा तो कोई दिल्ली में गूंगा बहरा एमपी बन के नहीं बैठने जाऊंगा, और ऐसा भी एमपी बन के नहीं जाऊंगा कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी सामने चीजें खड़ी रहे, चाहे कोई तानाशाह खड़ा रहे, लेकिन आपका बेटा कभी आपका मान सम्मान गिरने नहीं देगा। अखिलेश यादव जी ने छेड़ी है, उस लड़ाई का सबसे मजबूत वकील बन के आपके बीच रहूंगा। ये आजमगढ़ के लोग आपको, मुझे नहीं मालूम मेरी इस लड़ाई से मेरे साथ कौन मुझसे खुश होगा, कौन नाराज होगा, लेकिन मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं और संकल्प लेना चाहता हूं, आजमगढ़ के लोगों, आपके बीच जीवन में चाहे जितनी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी ताकत सामने क्यों न खड़ी हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे पिछड़े दलित भाइयों के, आदिवासी भाइयों और मुसलमान भाइयों के, और जो हमारे जरूरतमंद और अगड़े भाई हैं, उन भाइयों के अगर मान सम्मान स्वाभिमान की कभी कोई लड़ाई आएगी तो आपका बेटा सबसे पहले सीना अड़ा के लड़ने का काम करेगा। ये मैं अपने लोगों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं साथियों। और ये बातें कोई आज मैं चुनाव की उम्मीदवारी के कारण आपके बीच नहीं कह रहा हूं, सदैव नेताजी के सानिध्य में रहते हुए लोकसभा में मुझे संघर्ष करने का बहुत सारा मौका मिला है, और जब कभी मौका मिला है तो मेरे आजमगढ़ के भाइयों, कम से कम आप फक्र महसूस कर सकते हो, आपका भाई कभी किसी तानाशाह से दबने का काम नहीं किया है। धर्मेंद्र यादव संघर्ष करो, चंचल यादव जिंदाबाद। बताओ मेरे साथियों, कभी दबा हो? इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, देश की राजनीति में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई छेड़ी है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है, और आप सभी जानते हो जब इस लड़ाई को जिस किसी ने छेड़ा, चाहे आजादी से पहले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छेड़ा हो, चाहे सदैव नेताजी ने छेड़ा हो, कर्पूरी ठाकुर जी ने छेड़ा हो, मान्यवर काशीराम जी ने छेड़ा हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने छेड़ा हो, जब किसी लोगों ने भी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को छेड़ने का काम किया, आवाज को बुलंद करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये सामंती लोगों ने अन्याय अत्याचार में और षड्यंत्र में कभी कमी नहीं रखी मेरे साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से अपील करूंगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना है और आपको जीतना है, और ये लड़ाई आपके हक की लड़ाई है साथियों। आज देश के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है इस बात का कि देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं समझता हूं जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है, उस चुनाव के वहां के जनमानस ने ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को जो छेड़ने की कोशिश करेगा वो गद्दी से उतरने में समय उसको नहीं लगेगा। 2 चरणों का चुनाव साबित कर दिया है। अब बीजेपी वाले कहीं 400 पार की बातें नहीं कर रहे हैं, तो फर्जी बोल रहे हैं। बताओ, वो तो फर्जी बोल रहे हैं। 400 पार की बातें अब नहीं हो रही हैं, और अभी निकलने दो तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को। ये 400 पार छोड़ो, ये 200 के नीचे ना आ जाए
तब आपसे बात करेंगे साथियों, क्योंकि आज देश का, प्रदेश का, समाज के जिम्मेदार लोग, गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, पीड़ित लोग सब एक मंच पे खड़े होके आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को दिल से स्वीकार कर चुके हैं मेरे साथियों। और ये आजमगढ़ तो इस सामाजिक न्याय के आंदोलन की सबसे पहली उर्वरक सरजमी रही है ये। तो मैं आजमगढ़ के आपके बीच में, आपके बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे कहूंगा कि जब ये लड़ाई पूरा देश लड़ रहा हो तो आजमगढ़ के लोगों तो इस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ देना कि भविष्य में कभी बीजेपी का आता पता इस इलाके में न चल पाए। बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मजबूती से लड़ोगे? बाबा साहब के संविधान को कभी खत्म होते देख पाओगे? और जिस दिन संविधान खत्म हो गया, ये जो मीडिया के साथी बीजेपी को बहुत निभाते हैं, मैंने तो कई मौकों पे कहा है अभी चौथा स्तंभ बचे हो, अगर संविधान खत्म हो गया तो आपका भी स्तंभ फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए समझ जाओ अभी भी, और बीजेपी की गलत चीजों को दिखाना और सच्चाई जनता को बताना शुरू कर दो साथियों। आप सोचो हम लोगों के खिलाफ कितने षड्यंत्र, जब यही वैक्सीन का मामला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय उठाया था और कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तब सोचो कितनी आलोचना लोगों ने की, विपक्ष से लेके मीडिया के लोगों ने, घंटों घंटों चैनलों पे डिबेट हो रही थी। आज बताओ चैनलों पे डिबेट करने वाले और भाजपा के लोगों, जबरदस्ती आपने वैक्सीन ठुकवा दी क्योंकि उस कंपनी से आपने चंदा ले रखा था। अब किसी से देश में छुपा नहीं है साथियों, चंदा चोर। और चंदे के चक्कर में आपने ये भी चिंता नहीं की कितने परिवारों के दीपक बुझ जाएंगे। 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान आज हार्ट अटैक हो रहे हैं। और सोचो, तब मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग अपने स्वार्थ में कभी भी किसी की जान भी लेने से नहीं चूकते हैं मेरे साथियों, नहीं चूक रहे। सामने उदाहरण, वैक्सीन के बारे में हाई कोर्ट में उस कंपनी ने कह दिया कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, और यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कितनी आलोचना की थी लोगों ने। सोचो मेरे साथियों, मुद्दे बहुत गंभीर हैं, देश के सामने गंभीर चुनौती है, और ये मान के चलना मेरे भाइयों, अगर बीजेपी को इस चुनाव में नहीं हटा दिया तो फिर देश के अंदर कौन सी व्यवस्था होगी, इस बात का अंदाज हम और आप लगा नहीं सकते हो। बड़ी बात नहीं गुलामी के रास्ते में ले जाए। हमारे आसपास के देशों के उदाहरण हैं, जिन देशों में तानाशाही चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत दौरे करते हैं उन देशों के, और उसी तरह की व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, और व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे थे अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान में परिवर्तन के लिए, संविधान की बुनियाद को खत्म करने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, आजमगढ़ के लोगों, देश के लोगों ने जो शुरुआत कर दी है बीजेपी को हटाने की, आजमगढ़ आते आते तो बीजेपी को आप लोग एकदम पटरा कर देना इतने बड़े वोटों से। बड़े भाई आदरणीय दरोगा जी को भी जिता देना और मुझे भी अपना आशीर्वाद दे देना, ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब जीत के जाएंगे हम लोग तो दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर दो कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल्ली की तरफ चले तो दिल्ली पे फिर उन्हीं की धमक दिखाई दे, किसी दूसरे की धमक न दिखाई। बताओ साथियों, करोगे इतना मजबूत कि नहीं करोगे? आदरणीय अखिलेश जी को करोगे मजबूत कि नहीं करोगे? इतना मजबूत कर दो कि माननीय अखिलेश जी की कलम में, उनके हाथों में इतनी ताकत आ जाए कि हमारे गरीब किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करा दें। इतनी ताकत, ये 16 लाख करोड़ जो धन्ना सेठों का माफ हुआ है, अगर इसका 1/10% भी, 1/10 अगर केवल माफ हो जाए तो हमारा किसान एक भी कर्जदार देश में नहीं बचेगा साथियों।
गंगा माई लाल लाली गंगा माई लाई के कुछ यही बीजेपी वाले भाषण दिए थे कि किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। सोचो, दिल्ली और आसपास करीब 700 किसानों की जानें चली गई, लेकिन आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून देश की सरकार ने नहीं बनाया। मेरे भाइयों, सोचो कैसी सरकार है। भाषण देते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल। मीडिया के लोगों, आप सवाल नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो आपके बड़े लोग आपकी नौकरी में खतरे में डाल देंगे, क्योंकि हमें एहसास है कि एक ग्रुप का 5-5 हजार करोड़ माफ किया है मोदी जी ने। एक मीडिया ग्रुप का 5-5 हजार करोड़ माफ किया है साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग बहुत लंबी भाषण देते हैं और गरीब भाइयों को कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अनाज तो पुरानी मनमोहन सिंह जी की सरकार भी दे रही थी, क्या नहीं दे रही थी? लेकिन सोचो, हमने दूसरी बात कही, हालांकि मीडिया के लोग नहीं कहेंगे। कार्यकर्ता साथियों, अगर आप लोगों ने जनता के बीच एक बात कही कि मोदी जी ने 14 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल, अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता तो एक रोजगार पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के 4 लोगों का भरण पोषण कर लेता कि नहीं कर लेता, बता दो। तो आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार की मेहनत की दम पर खाना पीना खा रहे होते, किसी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। बताओ, पड़ती? फिर 20 करोड़ रोजगार मिले थे तो बताओ राशन की जरूरत थी फिर किसी परिवार को? लेकिन रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दिए, रोजगार का बतिया ना कर, तब राशन के नाम पे वोट मांग रहे हो। लेकिन आपको अंदाज नहीं है, ये गरीब लोग जब इनकी हाल होगे तो बीजेपी के लोगों फिर आपका भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे नौजवानों को मामूली बात है कि अकेले यूपी में, देश की बात छोड़ दो, 60-60 लाख नौजवान एक भर्ती में बैठ रहे हैं और 60 लाख नौजवानों की भर्ती के बाद भी पेपर लीक, परीक्षा रद्द। जब से बाबा जी सरकार बनाए हैं 13 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, 13 बार पेपर लीक हो चुके हैं, पैसा भी वापस नहीं। लेकिन एक बार भी किसी पेपर लीक करने वाले के ऊपर आज तक किसी ने सुना हो कि बुलडोजर चला है तो कोई बता दे। कहीं बुलडोजर चला है क्या? नहीं चला। इसलिए मेरे साथियों, आने वाले समय में पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने वादा कर दिया है कि 30 दिसंबर तक, यानी चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर 30 लाख जो सरकारी पद खाली हैं केंद्र की सरकारों में, वो 6 महीने के अंदर भरने का काम हमारा इंडिया और समाजवादी पार्टी करेगी साथियों। तो बताओ, इस बार मदद करोगे साथियों मजबूती से कि नहीं करोगे? एक बात केवल आप लोग तय कर लेना, ये बीजेपी के लोग बड़ी घमंड